कोणीय संवेग का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग हम लोगों ने देखा है क्या होता है। कोणीय संवेग को एल से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है रेखीय संवेग इनटू क्या आर, ठीक है, दूरी, इन दोनों का गुणा होता है। तो कोणीय संवेग का भौतिकी में क्या अर्थ है, ठीक है। तो जो अर्थ संवेग का है रैखिक वेग में, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम ये बताता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बराबर होता है। तो वैसे ही कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है, ठीक है ना। संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के और कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है, ठीक है। तो सरल रेखीय गति में जिस प्रकार किसी कण की रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार घूर्णन गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से कण का बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, परिवर्तन की दर बोल रहे हैं ना, तो डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा। समीकरण, ये जो समीकरण है टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, इसका निगमन करना है हमको। तो कण का कोणीय संवेग एल बराबर होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ठीक है। अब समय टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का यदि अवकलन करें, टी के सापेक्ष करेंगे ना, तो डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ठीक है। इनटू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, पहला फलन स्थिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन स्थिर पहले का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी प्लस वेक्टर आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी, ठीक है ना। क्रॉस का साइन ही लगाएंगे, ठीक है ना, साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें पहले फलन को ही अवकलन किया है, दूसरा फलन स्थिर प्लस दूसरा फलन को पहला फलन स्थिर दूसरे फलन का अवकलन, प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दिए समीकरण ए। चूंकि dp अपॉन dt संवेग में परिवर्तन की दर है बल बराबर वेक्टर एफ, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है बल एफ के, तो dl अपॉन dt हमारे पास हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर को हम दर्शाएंगे एफ से, ठीक है। और ये क्या है, वेक्टर आर स्थिति है, स्थिति में परिवर्तन की दर ये कहलाता है वेग, तो वेग से प्रदर्शित कर दिए। अब p बराबर होता है संवेग है तो द्रव्यमान गुणित वेग लिख दीजिए, ठीक है। द्रव्यमान बाहर कर दिए, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v हो गया, तो वेक्टर i क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप जीरो होता है, वैसे ही वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो गया। क्या बचा, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, ये किसका सूत्र है, बलाघूर्ण का। किसका सूत्र है, बलाघूर्ण का। हम लोगों ने देखा है बल गुणित बल के घूर्णन अक्ष से लगाए गए बाह्य बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये आ गया टाउ, तो डी एल अपॉन डी टी बराबर टाउ, टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ जो हमने कहा था कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है, ये हम लोगों ने जो है सूत्र निकाल के भी दिखा दिया, ठीक है। कोणीय संवेग का ज्यामितीय अर्थ, फिजिकल मीनिंग देख चुके हैं हम लोग, भौतिक अर्थ। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो माना कोई कण एक्स वाई तल में जेड अक्ष के परितः घूम रहा है, ठीक है ना, कोई कण है, ठीक है, वो एक्स वाई तल में जेड अक्ष, अक्ष जो है ये जेड अक्ष एक्चुअल में ऐसे लंबवत है, और कण जो है इस प्रकार से एक्स वाई तल में क्या है, घूम रहा है, ठीक है। किसी क्षण वह बिंदु P पर है, किसी क्षण क्या है, वो बिंदु P पर है, जिसका स्थिति सदिश क्या है, O से P, मूल बिंदु से हम देखते हैं स्थिति सदिश वेक्टर R है। अल्प समय अंतराल, अल्प समय के लिए ले रहे हैं हम, डेल टी में वह बिंदु
क्यू पर पहुंच जाता है। डेल टी समय में वो कहाँ पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया। ठीक है, जिसका स्थिति सदिश वेक्टर आर प्लस डेल वेक्टर आर है। ठीक है, उसका स्थिति सदिश क्या है, ओ से वेक्टर आर प्लस डेल वेक्टर आर। ठीक है ना, कैसे, तो ये मान लो अल्प दूरी तय किया, कितना, डेल आर, कितना दूरी, अल्प दूरी डेल आर तय किया। तो उस सदिश के योग के त्रिभुज नियम से ये जो परिणामी सदिश होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर प्लस डेल वेक्टर आर होगा कि नहीं। ठीक है ना, ये दो सदिश है हमारे पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो परिणामी सदिश वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है कि नहीं, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, तब समयांतराल डेल टी में कितना विस्थापन हुआ, तो कैसे निकालेंगे, पी क्यू बराबर, ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है, वेक्टर आर प्लस डेल आर माइनस आर बराबर पी क्यू कितना हो जाएगा, डेल वेक्टर आर। ठीक है ना, इसका स्थिति सदिश हमने वेक्टर आर लिया है, इसके स्थिति सदिश हमने वेक्टर आर प्लस डेल आर लिया है, अल्प दूरी और एक्स्ट्रा तय किया। ठीक है, तो आर प्लस डेल आर ले लिए हैं। ठीक है, इन दोनों का विस्थापन कितना हुआ, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति घटा दिए तो डेल आर आ गया। यदि P पर कण का वेग वेक्टर v हो तो P पर कण का वेग क्या है, वेक्टर v, v बराबर क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर डेल आर अपॉन डेल टी होगा। डेल आर की वैल्यू निकाल लीजिए, v इंटू डेल टी हो गया। ठीक है, अब मूल बिंदु O से पी क्यू के समांतर ओ आर खींचो तथा रेखा खींचो, समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू आर की को पूरा करो। ठीक है ना, ये इस प्रकार से ओ आर और ये आर क्यू को मिला दिए तो एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, जिसका परिणामी ये जो है ये क्या होगा, ओ आर, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, पी क्यू डेल आर है तो ओ आर भी क्या होगा, डेल आर होगा। पी क्यू बराबर डेल आर है तो ओ आर भी क्या होगा, डेल आर होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। चूंकि चतुर्भुज ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, आधार गुणित ऊंचाई, दो संलग्न भुजाओं का परिमाण, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डेल आर का मॉड। ठीक है, परिमाण के रूप में लेंगे, हमको दिशा से कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसलिए इसको परिमाणात्मक रूप में लिया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आर क्रॉस डेल वेक्टर आर का मॉड ले लिए। अब यहाँ हम क्या परिभाषित कर रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश, त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर आर द्वारा, क्षेत्रफल सदिश जो है वेक्टर आर द्वारा डेल टी समय में तय किए गए क्षेत्रफल के बराबर है। यदि इस क्षेत्रफल को डेल वेक्टर ए से प्रदर्शित करें, तो अब यहाँ हम क्षेत्रफल सदिश ले रहे हैं, सदिश रूप में ले रहे हैं क्षेत्रफल को। ठीक है, तो डेल वेक्टर ए अल्प समय अंतराल लिए हैं, अल्प दूरी तय कर रहा है इसलिए अल्प क्षेत्रफल लिए हैं, डेल ए से प्रदर्शित किए हैं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको 1/2 वेक्टर आर क्रॉस डेल आर लिखेंगे, यहाँ मॉड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमने क्षेत्रफल सदिश लिया है। ठीक है, वेक्टर ए से प्रदर्शित किया है, तो डेल आर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला था, तो ये रख देंगे मान, वेक्टर वी इंटू डेल टी पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ से संवेग बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, तो m इंटू वी का वैल्यू निकाल लीजिए, डे वेक्टर p अपॉन m हो जाएगा, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p क्या होता है, रेखीय संवेग इंटू दूरी, ये बन गया कोणीय संवेग, डेल टी अपॉन डेल एम एज इट इज रहा। ठीक है, डेल टी को पक्षांतर कर दीजिए तो डेल ए अपॉन डेल टी, क्षेत्रफल सदिश में परिवर्तन की दर, या इसी को कहते हैं क्षेत्रीय वेग। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय वेग। डेल वेक्टर डेल एल अपॉन 2m बचा है हमारे पास, तो वेक्टर एल बराबर कोणीय संवेग बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2m इंटू डेल वेक्टर ए अपॉन डेल टी। ठीक है,
तो कोणीय संवेग जो है किसके बराबर हो गया, 2 गुना ये m मतलब द्रव्यमान और डेल ए अपॉन डेल टी क्या दर्शा रहा है, स्थिति सदिश वेक्टर r द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल की दर को। ठीक है, स्थिति सदिश वेक्टर r द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल को की दर को प्रदर्शित कर रहा है, इसी को क्षेत्रीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो कोणीय संवेग बराबर 2 गुणित द्रव्यमान गुणित क्षेत्रीय वेग। पुनः जो है हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं और इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कण पर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है, तो dl अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ होता है, ये हमको पता है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। यदि बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तब क्या होगा, dl अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर शून्य है, नहीं हो रहा है कोणीय संवेग में परिवर्तन, बल ही नहीं लगा रहे हैं, तो कहाँ से वेग में परिवर्तन, वेग में नहीं है परिवर्तन तो संवेग में नहीं है परिवर्तन। ठीक है ना, तो संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि संवेग क्या है जी, नियत है। इसलिए हमने क्या लिखा, कोणीय संवेग L बराबर एक नियतांक, नियत है, निश्चित मान पर बना हुआ है। ठीक है, यदि किसी कण पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित या नियत रहता है। ये कहलाता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छा उदाहरण है ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का द्वितीय नियम। ठीक है, ग्रहों से संबंधित केपलर ने अपना एक नियम दिया है। द्वितीय नियम में उन्होंने ये बताया है कि टाउ बराबर होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f बल गुणित क्या होता है, लंबवत दूरी। ठीक है, यदि वेक्टर r और वेक्टर f परस्पर समांतर हो अर्थात कण पर कार्य करने वाला बल केवल त्रिज्यीय बल हो तो, ठीक है ना, हम लोगों ने देखा है ये हो गया सन, ठीक है, और ये हो गया अर्थ पृथ्वी। ठीक है, तो ये क्या लगाता है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चलता है ना, तो ये देखिए केंद्र, ये सन क्या है, केंद्र के की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और केंद्र से इस प्रकार से मिलाने वाली रेखा पृथ्वी को क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या। ठीक है ना, पढ़ते हैं कि नहीं, वृत्त है, केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा उसकी क्या होती है, त्रिज्या। तो ये मान लो क्या है, त्रिज्या है। ठीक है ना, और गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगेगा, इसी दिशा में अपनी ओर आकर्षित करता है सन। ठीक है ना, गुरु पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है ना, और किस दिशा में है, तो इन दोनों के त्रिज्या की दिशा में है, इसी प्रकार से लगता है कि नहीं। तो त्रिज्यीय बल, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि स्थिति सदिश यदि देखें ये वेक्टर r होगा, सन से पृथ्वी तक की दूरी। ठीक है, और बल भी इसी दिशा में लग रहा है, वेक्टर F भी की दिशा क्या है, इसी दिशा में है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है क्या, या कह सकते हैं त्रिज्यीय बल है क्या, त्रिज्या के दिशा में ही लग रही है तो। ठीक है ना, तो यदि वेक्टर r और वेक्टर F परस्पर समांतर हो, ठीक है, स्थिति सदिश भी इसी दिशा में, वेक्टर F भी इसी दिशा में। ठीक है, तथा अर्थात कण पर कार्य करने वाला बल केवल त्रिज्यीय बल हो तो, इसी को हमने त्रिज्या में है तो त्रिज्यीय बल बोल दिया। क्या बोल दिया, त्रिज्यीय बल हो तो टाउ बराबर 0 होता है। भाई हमारे पास टाउ का सूत्र क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, परिमाणात्मक रूप में लिखें तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा जी, थीटा बराबर 0, एक दूसरे के समांतर है तो टाउ बराबर आर एफ साइन 0, तो टाउ बराबर 0, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए टाउ क्या होगा, बलाघूर्ण 0 होगा। ठीक है, तो बलाघूर्ण यदि 0 है तो हम अब भी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ें, जिसके अकॉर्डिंग संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है बलाघूर्ण के। ठीक है, यदि बाह्य बलाघूर्ण क्या हो, 0 हो, तब संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, संरक्षित रहता है।
ठीक है। अभी संवेग का हमने सूत्र निकाला था, 2 गुणित द्रव्यमान गुणित क्षेत्रीय वेग। अब द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, तो क्षेत्रीय वेग बदलता है। यहाँ देखिए, तो L बराबर हमारे पास आ गया एक नियतांक। ठीक है, तो L का हमारे पास सूत्र है 2 गुणित द्रव्यमान गुणित क्षेत्रीय वेग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय वेग भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। L की जगह हमने रख दिया 2 गुना m गुना क्षेत्रीय वेग, मतलब द्रव्यमान तो नियत ही है, क्षेत्रीय वेग भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्षेत्रीय वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्षेत्रीय वेग नियत रहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी यदि यहाँ पर है और कुछ समय अंतराल में उसने क्या हुआ, डेल ए क्षेत्रफल तय किया, तो मान लो यहाँ पर भी है, तो वो समान समय अंतराल में मान लो 1 मिनट में इतना क्षेत्रफल डेल ए क्षेत्रफल तय करती है, तो यहाँ पर भी है यदि अर्थ या पृथ्वी, तो वो भी कितना 1 मिनट में यदि देखें तो कितना क्षेत्रफल तय करेगी, डेल ए क्षेत्रफल ही तय करेगी। ठीक है ना, तो क्षेत्रीय वेग क्या रहता है, नियत रहेगा। कहाँ से निकाले, ये सूत्र है हमारे पास। ठीक है, विशुद्ध त्रिज्यीय बल के अधीन घूर्णी गति करने वाले कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, उसका क्षेत्रीय वेग भी नियत रहता है। ठीक है ना, कोणीय संवेग यदि नियत है तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय वेग भी क्या है, नियत है। ठीक है, तो केपलर ने नियम दिया कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, मान लो अर्थ है यहाँ पर, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, या कह सकते हैं ग्रहों का क्षेत्रीय वेग सदैव नियत रहता है। ठीक है, यहाँ देखने से हमको ऐसा लग रहा है सूर्य जो है इस प्रकार से रहता है और जो है दीर्घवृत्ताकार पथ में जो है सभी ग्रह जो है, पृथ्वी जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं चारों ओर सूर्य के। ठीक है ना, परंतु यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा क्षेत्रफल तय किया होगा, यहाँ देखने से लग रहा है कि बहुत कम क्षेत्रफल तय किया है। ठीक है ना, परंतु आगे हम देखेंगे कि दोनों क्षेत्रफल क्या है, समान है। ठीक है, क्योंकि बाह्य बल आघूर्ण तो लग नहीं रहा है, तो कोणीय संवेग तो नियत रहेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला है कि क्षेत्रीय वेग भी क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। क्षेत्रीय वेग मतलब इस समान समय में समान क्षेत्रफल जो है तय करती है। ठीक है, तो यदि कोई ग्रह दिए गए समय अंतराल में ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है और उतने ही समय अंतराल में कहाँ से कहाँ जाता है, सी से डी में जाता है। ठीक है, समान समय अंतराल ले लिए, तो इस नियम के अनुसार ये जो क्षेत्रफल है ए एस बी और सी एच डी, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए दोनों क्षेत्रफल, तो उसी को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग कम होता है। ठीक है, और जब सूर्य के पास होता है तो उसका वेग अधिक हो जाता है। जब ग्रह जो है सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। ठीक है, और दूर होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। तो नियत कब रहेगा, जब समान क्षेत्रफल तय करेगा। समान क्षेत्रफल तय करना है उसको, मतलब क्या हो जाता है, वहाँ दूर है तो वेग कम हो जाता है और पास है तो वेग बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई हमने ये प्रूफ किया है कि क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, तो कुछ ना कुछ तो आगे पीछे नियत रखने के लिए क्या कर रहे हैं, ग्रह अपना वेग बढ़ा ले रहा है जब कहाँ है, दूर, पास में है, और यदि दूर में है तो उसका वेग कम हो जाता है। ये हमको पता चला। ठीक है, इस नियम से। तो माना किसी क्षण टी पर ग्रह की स्थिति ए पर है, समय टी पर ए पर है, सूर्य के केंद्र एस से ग्रह की स्थिति वेक्टर ए स्थिति वेक्टर आर है। ठीक है, इसका स्थिति सदिश क्या है, आर है, और किसी समय टी प्लस डेल टी में स्थिति बी पर है और उसका स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर आर प्लस डी आर है ना। ठीक है, तो ये विस्थापन कितना हुआ, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक डी आर हुआ। ठीक है,
इसलिए मैंने यहाँ डी आर लिखा है। आर प्लस डी आर माइनस आर, तो आर आर कट गया, डी आर बस बचा जी। ठीक है, अब क्षेत्रफल अल्प समांतराल ले रहे हैं तो अल्प क्षेत्रफल, इसलिए डी वेक्टर ए से प्रदर्शित किए हैं त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है वेक्टर आर, ऊंचाई क्या है डी आर। ठीक है, कर दिए। क्षेत्रीय वेग बराबर डी ए अपॉन डी टी होता है क्या, तो 1/2 वेक्टर आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। ये परिवर्तन हो रहा है तो डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से स्थिति में परिवर्तन की दर मतलब बन गया वेग, तो वी लिख दिए हम। कोणीय संवेग L बराबर होता है द्रव्यमान गुणित, कोणीय संवेग का सूत्र हम लोगों ने देखा है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। वेक्टर पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, द्रव्यमान गुणित वेग, और वेक्टर आर क्रॉस। ठीक है, तो इसी को मैंने लिखा है L बराबर, M को पहले रख दिया है, वेक्टर आर वेक्टर वाले को एक साथ रख दो, ये तो अदिश राशि है द्रव्यमान। ठीक है, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी और M बाहर आ गया। ठीक है, या वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर L अपॉन M, L अपॉन M कर दिए, तो डी ए अपॉन डी टी हमारे पास आ जाएगा। इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिखेंगे, L अपॉन M, क्या लिखेंगे L अपॉन M, और ये 2 पहले से है तो वेक्टर L अपॉन 2M बराबर नियतांक आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वेक्टर L बराबर 2M इंटू डी ए अपॉन डी टी बराबर नियतांक। ठीक है, क्या आ गया, नियतांक आ गया। क्यों नियतांक आया, पृथ्वी पर बाहर से कोई घूमने के लिए कोई बल लग रहा है क्या, बाह्य बल आघूर्ण शून्य है। ठीक है, बाह्य बल आघूर्ण शून्य है, मतलब संवेग क्या होगा जी, नियत होगा। तो ये जो दी गई क्वांटिटी है वो भी क्या होगी जी, नियत होगी। इधर पक्षांतर कर दो, ये नियत है संवेग। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी इंटू 2M भी क्या होगा, नियत होगा। तो ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। मतलब जो क्षेत्रफल है वो घेरा गया क्षेत्रफल वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्षेत्रीय वेग नियत है ना, इसलिए घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, नियत होगा। ठीक है।